नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। उसके पास दो रास्ते थे। पहला ये कि वो पुलिस वालों को मारकर अपना बदला पूरा करे। दूसरा ये कि वो पुलिस वालों को मारे ज़रूर, लेकिन कानूनी तरीके से। उसने दूसरा रास्ता चुना। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसके ऊपर पुलिस वालों के कत्ल का इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम साबित होने पर उसे फांसी की सज़ा हो सकती थी। उसने तय किया कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ेगा और वो अब वकील बन गया। एक ऐसा वकील जो कोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी करने जाता तो काले कोट में जाता, और जब आरोपी के तौर पर जाता तो कटघरे में खड़ा होता। इस शख्स पर एक कत्ल का इल्जाम था। कत्ल भी कोई मामूली नहीं, एक पुलिस वाले का। यानी फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा पक्की थी। 2 साल उसी कत्ल के इल्जाम में ये जेल में रहा। 2 साल बाद जमानत पर जेल से बाहर आया। बाहर आने के बाद अब इसके सामने 3 रास्ते थे। पहला, माथे पर कातिल का दाग लिए अदालत के फैसले का इंतजार करता रहता। दूसरा, जिन पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार किया उस पर तमाम 3rd डिग्री अपनाई, उन्हें मारकर अपना गुस्सा शांत कर लेता। और तीसरा, खुद मर जाता। मगर इसने इन तीनों में से एक भी रास्ता नहीं चुना, बल्कि इसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी आज लोग मिसाल दे रहे हैं। खाकी से बदला लेने के लिए इसने काला कोट पहन लिया। न सिर्फ काला कोट पहना, बल्कि अदालत के अंदर एक ऐसा मंजर पेश किया जो इससे पहले शायद ही किसी ने देखा हो। ये एक वक्त में उसी कोर्ट रूम में अपने ही केस की पैरवी करता, मिलॉर्ड मिलॉर्ड कहकर जज साहब के सामने तमाम जिरह करता, और फिर अगले ही पल कोट उतार कर उसी कोर्ट रूम में मुल्जिम के कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता। ये एक न्याय का प्रतीक है, और इसमें मैं कटघरे में खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसे काले कोट का सम्मान है एक अपना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो न्यायाधीश भी काला कोट पहनते हैं, वकील भी पहनते हैं। तो इस काले कोट की मैंने इसकी खूबसूरती का इस पर दाग नहीं लगाना चाहता था कि मैं इस कोट को लेकर खड़ कर अपने पैसे के साथ ईमानदारी से मैंने कोट उतार दिया। कोट मतलब न्याय के सम्मान में। ये अमित चौधरी है। बात 2011 की है। बागपत के केठल गांव का रहने वाला अमित तब बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में BA 2nd ईयर का स्टूडेंट था। अमित का सपना इंडियन आर्मी में जाने का था। बचपन से ही इसका ख्वाब था कि वो बड़ा होकर सरहद पर जाएगा और देश की सेवा करेगा। इस देश का जवान बनने का मेरा सपना था। जो सुबह ही मैं दौड़ लगाता था तो एक एहसास था। माँ ने 2 ही चीज़ बचपन से सिखाई थी, देशभक्ति और ईमानदारी। लेकिन देशभक्ति तो आज भी मेरे दिल में जिंदा। अमित की एक बहन की शादी शामली के करीब एक गांव में हुई थी। 12 अक्टूबर 2011 को अमित अपनी बहन से मिलने उसके घर जा रहा था। उसने बड़ौद से ट्रेन पकड़ी और शामली पहुंचा। शामली से बहन के गांव तक का सफर बस से पूरा करना था। दिन भर में सिर्फ 3 बार ये बस चला करती थी। आखिरी बस शाम 5 बजे जाती थी। अमित जब बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस लगभग चल पड़ी थी। वो दौड़ता हुआ किसी तरह उस आखिरी बस को पकड़ता है, पर काश उस रोज अमित ये बस ना पकड़ पाता, क्योंकि इसी आखिरी बस ने उस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरा दोस्त इतना था कि मैं उस गाँव में गया था, और जिस घर में मेरी वो गांव एक छोटा सा गांव है। बहन कहती थी कि मेरे से मिलने आ जाओ, फिर तो तुम वहाँ पे चले जाओगे अपने उस पर। तो कई बार मैं टालता रहा, लेकिन वो दिन ऐसा आया कि 12 अक्टूबर को उसने ज़िंदगी मेरी मासूमियत कह लो या सब सपने कह लो, सब टूट चुके थे। जिस रात अमित अपनी बहन के घर पहुंचा, इत्तेफाक से या बदनसीबी से उसी रात उस गांव में यूपी पुलिस और एक इनामी गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर चल रहा था। 1 लाख का ये इनामी गैंगस्टर सुमित केल था। इस एनकाउंटर के दौरान यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो जाती है, जबकि दूसरा सिपाही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो दिन शाम को वहाँ पर बहुत हाईलाइट केस हुआ। 2 पुलिस वालों पर हमला हुआ, जिसमें हमारे एक सिपाही शहीद हुए और एक की काफ़ी उपचार के बाद जान बची।
इधर एनकाउंटर से बेखबर अमित अपनी बहन के घर सो रहा था। चूँकि उसे अगली सुबह निकलना था, इसीलिए वो सुबह घर से निकलकर अपने गांव चला गया। चूँकि मौत पुलिस वाले की हुई थी, इसीलिए अगली सुबह पुलिस की भारी भरकम टीम गांव पहुंच चुकी थी। गांव में मौजूद हर उस नौजवान को जिस पर जरा भी शक था, पुलिस ने उठा लिया। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि सुमित केल गैंग में शामिल एक आरोपी अमित की बहन का देवर था। अमित को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। अब पुलिस अमित के बहन के घर पहुंचती है। वहां जाने के बाद और पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को ये पता चलता है कि एनकाउंटर वाली रात अमित नाम का एक लड़का घर में आया था और सुबह चला गया। पुलिस बिना किसी तफ्तीश के ये मान लेती है कि अमित भी एनकाउंटर में शामिल गैंगस्टर का एक गुर्गा है। बहुत सारे लोग उठाए गए थे, करीब 100 से 200 के आसपास लोग उठाए गए थे। और जिस घर में मेरी, वो गांव एक छोटा सा गांव है, मेरी जो बहन का परिवार है, वे उसकी क्या मदद करते थे, उसे खाना देते थे या नहीं देते, तो ये तो वो ही जानते। उनका दोष होता हो, मेरा दोष इतना था कि मैं उस गांव में गया। 13 अक्टूबर 2011 को अपनी बहन के घर से लौटने के बाद अमित अपने घर के बजाय अपने एक रिश्तेदार के घर सो रहा था। इसी दौरान देर शाम भारी भरकम एक पुलिस टीम अमित के घर पहुंच गई। अमित का पता पूछा और फिर अमित के पिता और उसके भाई को उठाकर अपने साथ ले गए। पिता और भाई को उठाकर ले जाने के बाद जब अमित को पता चलती है और साथ ही ये भी पता चलता है कि खुद उसे भी पुलिस ढूंढ रही है, तब वो घबरा जाता है। पर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस उसे ढूंढ क्यों रही है। शुरू में तो वो घबरा गया और डर कर चुप रहा, पर फिर उसे लगा कि जब उसने कुछ किया ही नहीं तो क्यों छुपे। इसी के बाद 24 अक्टूबर को वो खुद मुजफ्फरनगर के पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि मैं अमित हूँ। 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक अमित मुजफ्फरपुर पुलिस के हिरासत में रहता है, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाती, न ही उसे अदालत में पेश करती है। 13 दिन तक, 10 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मतलब मेरी गिरफ्तारी की भी उन्होंने नहीं दिखाई थी कि हमने उठाया हुआ है वो आदमी। इन 10 दिनों तक उसी थाने में, जिस थाने के एक सिपाही का कत्ल हुआ था, बंद कर अमित पर इतने जुल्म ढाती है कि एक बार तो अमित खुद पुलिस के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, किश्तों में मारने के बजाय सीधे गोली मार दीजिए। दिन में कोई टाइम वो जरूर आता था टॉर्चर का कि किस टाइम ले जाएंगे। मैं बताया था, पहले भी कई बार बता चुका, ये उंगली से आवाज़ नहीं मिलने के पीछे ये सारी पीछे मिला दी थी। कानों पे चिमटी लगाई थी, ऐसे बटन दबाते थे। उन्होंने बटन दबाया तो उससे फिर मुझे शॉर्ट लगी, मुझे करंट लगी, और वे उस पर हाथ नहीं हटाते थे। वे ये देखते कितनी मात्रा में करंट देना है। 3-4 शॉट दिए। तो अब फिर उसके बाद पैर बांधे मेरे, मतलब मेरे बदन पे खाल नहीं छोड़ी थी, पैर ऐसे खोल दिए। 2-2 आदमी जिनकी उम्र ऐसी होगी 55 से 56 साल के आसपास, ऐसे जैसे लकड़ी को दबाव डालते हैं, ऐसे पैर पे दबाव डाला। यहाँ से अचानक से कट, हड्डी में ऐसे पैर खुले। तो आज भी जितनी बार ऊपर करता हूँ तो आवाज़ आती है बहुत दूर तक। पूरा शरीर तोड़ दिया। 10 दिन बाद जब अमित को पीटते पीटते पूरा पुलिस स्टेशन थक गया, तब 4 नवंबर 2011 को पहली बार अमित को पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है। अमित की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल भी सके। अब कोर्ट जाना था तो पुलिस को अमित का मेडिकल कराना भी जरूरी था। सितम देखिए कि मेडिकल कराने के लिए अमित को जब अस्पताल ले जाया जाता है, तब उसी डॉक्टर के सामने भी उसे पीटा जाता है, जो डॉक्टर उसके फिट होने का सर्टिफिकेट देने वाला था। तो जैसे ही अंदर गए तो डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, और डॉक्टर साहब के सामने ज़मीन में गिरा के ऐसे ऐसे कान करके पीछे से धोखे से आके मारना। पूरा मतलब जैसे एक जानवर की भी पिटाई होती है। बॉडी से खून रिस रहा है, चल नहीं पा रहे। घुटने पे वो लाठी आ रही है। घुटने पे मेरे आज भी याद है कि इतनी तेज़ लाठी आई थी। वो जैसे मैं पीछे घुटा था, कुर्सी का ऊपरला हिस्सा टूट गया था। और फिर उसके बाद जो दूसरी लाठी आई, वो मेरे बिल्कुल घुटने के बीच लगी थी। मेरा पैर ऐसे काँपने लगा। फिर उसके बाद काफ़ी जब पिटाई होते होते मैंने कहा वॉशरूम जाना मुझे, तो वॉशरूम ही कहाँ आता है इतनी दहशत में। फिर वहीं पे पिटाई करी। डॉक्टर साहब करे कि फेज पीटे, बिल्कुल इसको कुछ नहीं हुआ।
रिपोर्ट में कहीं खरोंच भी नहीं दिखाई मेरे। अमित का चेहरा छोड़कर पूरा जिस्म जख्मी था। चेहरा शायद इसलिए बख्श दिया गया क्योंकि अमूमन जज साहब भी चेहरा ही देखते हैं। पुलिस वालों को पता था कि चेहरे के नीचे कहीं अमित पर जज साहब की नजर पड़ गई तो पोल खुल जाएगी। लिहाजा वो अमित को उसी वक्त कोर्ट में पेश करते जब कोर्ट में सबसे ज्यादा भीड़ होती और अमित को चारों तरफ से घेरे रहते। माननीय न्यायालय में भी उस टाइम पे पेश किया जब साहब व्यस्त थे और पेशकार साहब से बात करी उन्होंने, और साहब जितना भी कपड़े भी फाड़ रखे थे, उन्होंने पैरों से चप्पल छीन रखी थी, बाल पकड़ के ऐसे मारते थे, कान ऐसे 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 करते थे। उन्होंने फेस दिखने दिया माननीय न्यायाधीश महोदय को जब हमें पेश किया गया। अब कानूनी तौर पर पुलिस हिरासत में अमित पर तब तक जुल्म ढाए गए जब तक पुलिस हिरासत खत्म नहीं हुई। पुलिस हिरासत खत्म होते होते अमित इस हालत में भी नहीं रहा था कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसकी उसी हालत के साथ अब उसे मुजफ्फरनगर जेल भेजना पुलिस की मजबूरी थी। 2 पुलिस वाले अमित को मुजफ्फरनगर जेल लेकर पहुंचते हैं। गुड न्यूज टुडे। जेल की लंबी दीवारें, बड़े बड़े गैंगस्टर्स और जेल की दुनिया, ये सब कुछ अमित चौधरी के लिए बिल्कुल नया था। लेकिन इन दीवारों के पीछे घुटने के बजाय अमित चौधरी ने उस सिस्टम को चुनौती देना ज़रूरी समझा जो एक बेकसूर को कातिल बना रहा था। अमित चौधरी ने तय किया कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ेगा और पुलिस के काम करने के तरीके और 3rd डिग्री की सच्चाई को बाहर लाने के लिए अमित चौधरी ने फौजी की वर्दी को कुर्बान कर काला कोट पहनने की ठानी। अब उसके सामने खुद का मुकदमा था और सब कुछ दांव पर। जेल पहुंचने के बाद सिर से लेकर पांव तक जख्मी अमित पर जैसे ही जेलर की नजर पड़ती है, खुद जेलर घबरा जाता है। अमित को देखकर उसे लगा कि पता नहीं ये जिंदा बच पाएगा भी या नहीं। इसके बाद अमित को फौरन जेल के अस्पताल में ही शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये तो मरने वाला, मिजाजी लाल यादव जी उनका नाम है। दोबारा डॉक्टर साहब को बुलाया और मुझे उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि तुम अपने सब कपड़े उतारो और अपने जो एक जख्म है बॉडी पे वो सब दिखाओ। उन्होंने एक रिपोर्ट वो थी जो पहले कुछ घंटे पहले ठीक थी, एक रिपोर्ट वो थी कि जख्म था। जेलर अमित की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए थे। अमित की पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने की प्रेरणा दी। हालांकि दूसरी तरफ उसी जेल में बंद बड़े बड़े गैंगस्टर्स को जब पता चला कि अमित पर एक पुलिस वाले के कत्ल का इल्जाम है तो वो उसे अपनी गैंग में शामिल होने की दावत देने लगे। तमाम गैंग थे, सबने सोचा कि नई उम्र का लड़का है, इतने हाईलाइट केस में आया है, मेरा गांव बागपत में किरठल गांव है और ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तो सब ऐसा कोई गैंग नहीं बचा जिसने ऑफर ना दी हो मुझे। पर जेलर के बताए रास्ते पर चलते हुए अमित ने अब तय कर लिया कि वो पढ़ाई करेगा। बस उसका सपना अब बदल चुका था। अब वो आर्मी में जाने के बजाय वकील बनना चाहता था। खुद के अलावा जेल के बाकी बहुत सारे बेकसूर कैदियों की हालत देखकर उसने ये फैसला लिया था। तब उन्होंने कहा था कि जब तक तुम सोच रहे हो खत्म है तो आप खत्म ही रहोगे। आप ये समझो कि अमित शुरू ही अब हुआ। तो उसके बाद फिर मेरे मन में जैसे मैं नए लोग आते थे वहाँ पे बंद हो गए तो मैं उनसे बात करने लगा ज़्यादा, ताकि मुझे भी लगा कि मेरा भी टाइम कटता रहे। मैंने कहा आप किस केस में आई, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करिए। ये नहीं कि उनसे जुड़ने के लिए, उनकी पीड़ा को, उनके केस को जानने के लिए। और फिर मैं वहाँ देखता था जिनके ऊपर छोटे छोटे सेक्शन है, कोई उनका पैरोकार नहीं है, कोई उनका वकील नहीं है, या कोई वहाँ कपड़े धोता है, कोई कुछ करता है। तो तब फील हुआ कि मैं कहा मुझे वकील बनना है और अपने लिए भी लड़ना है और ऐसे लोगों के लिए भी लड़ना है। जेल में रहते हुए अमित अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था। केस अब भी कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रही थी। 2.5 साल बीत गए। 2.5 साल बाद आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमित को जमानत दे दी। लेकिन हमें उस बीच में एक व्यक्ति मिला, उसने हमारे से नाम मात्र के पैसे लिए, मात्र 30,000 रुपये, और वो मेरी जमानत करा के लाया। जमानत मिलने के बाद अमित गांव लौटा, पर माथे पर लगे एक दाग ने अब गांव वालों को भी उससे दूर कर दिया था। अपनों तक ने उससे मुंह फेर लिया। बाहर आया तो पहले जो गांव में गया मैं अपने, तो गांव तो कुछ और ही नज़रों से देखा मुझे। किसी ने गेट बंद करे,
मार्केट में गया तो जूस वाले ने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मेरे से बड़ी उम्र के लोग मुझे नमस्ते करने लगे, लेकिन मैं कितने लोगों को फेस करता। कोई अपने बच्चों को खड़े होने से मेरे पास रोक रहे, ऐसा मतलब हीन भावना वो दिखाई मेरे प्रति। गांव वालों के इस रवैये से दुखी होकर अमित अब घर छोड़ने का फैसला करता है। वो मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला ले लेता है। LLB का इम्तिहान पास करता है, फिर LLM करता है। LLM की पढ़ाई के दौरान ही वो गुरुग्राम में कुछ सीनियर वकीलों के मातहत प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वकालत में अमित ने जो खास सब्जेक्ट चुना था वो था जेल और जेल के कैदी। LLB मैंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से की, वहीं से मेरी LLM हुई और LLM उसी टॉपिक पे हुई जहाँ मेरे सपने टूटे थे, उस मुजफ्फरनगर जेल में। जेल पर ही मैंने वो की रिसर्च कि अब सब कुछ मुझे वहीं से पाना है। मैंने रिसर्च का मेरा टॉपिक रहा भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था पर विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो मैंने जेल पे उन्हीं कैदियों के अधिकार पर रिसर्च की। पढ़ाई के साथ जीने और सिर छुपाने के लिए अमित गुरुग्राम में ही ठेले पर कैलेंडर बेचने लगा। फिर कुछ समय बाद जब यही हालत रहे तो मैंने गुड़गांव गांव है जो ओल्ड गुड़गांव गांव, वहाँ की सड़कों पर कैलेंडर बेचे। अच्छा। वहाँ पे सुरेंद्र जी नाम के व्यक्ति है, सुरेंद्र शर्मा जी, उनके घर के सामने बैठ के मैं कैलेंडर बेचा करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अमित LLM भी पास कर चुका था। अब अमित वकील बन चुका था। जिस केस के लिए उसने वकालत को चुना था, अब उस मुकदमे को लड़ने का वक्त आ गया था। मगर उसके दिल में एक डर था, डर ये कि अगर वो खुद का ही मुकदमा हार गया तो बाकी कोई उसे क्यों अपना मुकदमा देंगे। 12 साल बीत चुके थे। 2011 में शुरू हुआ कत्ल का मुकदमा 2023 में पहुंच चुका था, लेकिन अब भी लोअर कोर्ट की कार्रवाई सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पुलिस वालों की मेहरबानी से सिर्फ तारीखें मिल रही थी। वकील अमित अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में अर्जी लगाता है कि मुकदमे का फैसला जल्द सुनाने के लिए निचली अदालत को आदेश दिया जाए। हाई कोर्ट आदेश पारित कर देती है। कोर्ट ने आदेश करे कि इस केस का निस्तारण किया जाए। तो जो मेरे केस पेंडिंग था, जब हाई कोर्ट से 2019 में डायरेक्शन आई, तब केस में फिर स्पीड से हुआ और मैं अपने केस में एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व किया कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल फिर से शुरू होता है। अब अमित एक साथ अपने ही मुकदमे का वकील भी था और उसी केस का आरोपी कातिल भी। जब वो वकील बनकर कोर्ट पहुंचता तो खुद पुलिस वाले उसे नहीं पहचान पाते। तो फिर मेरे से पूछते थे कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? तो मैं मन में थोड़ा मुस्कुराया। मैंने कहा अरे आओ दरोगा जी अंदर चलते हैं, आइयो साहब। तो फाइल मेरे हाथ में थी मेरे केस की। मेरे मन में यह कि दोबारा भी पूछेंगे क्वेश्चन। तो माननीय न्यायाधीश महोदय सामने थे। उन्होंने फिर पूछा वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? क्योंकि उन्होंने फाइल का टाइटल देख लिया था केस का। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते? कह रहे ना। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते? कह रहे ना। मगर मैं वही अमित हूँ जब आपकी कलम झूठा फंसा रही थी और तमाम मुझे जो टॉर्चर किए थे आप। अपने सीनियर की मदद से अमित ने पूरे दिल से अपना मुकदमा लड़ा। अमित के खिलाफ पुलिस वाले के कत्ल के मामले में एक भी सबूत नहीं था। यहाँ तक कि एनकाउंटर में जो दूसरा पुलिस वाला घायल हुआ था, उसका बयान तक एनकाउंटर के 1 महीने बाद लिया गया था, जबकि अमित को एनकाउंटर के बाद ही आरोपी बना दिया गया था। ये वो पॉइंट था जो पुलिस के गले की फांस बन गई। और 12/11 को आपने घायल कांस्टेबल का बयान लिया, 1 महीने बाद ठीक, जिसकी गवाही पहली दिन बेहद वो थी, ज़रूरी थी। और मुझे जेल भेज दिया आपने 4 नवंबर को। घायल ने तो आपको कुछ बताया नहीं, कौन अमित, कैसा अमित, क्या वो लिया था, क्या उम्र थी, किस गांव का था। आपको सपने में आया था कि अमित ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया या अमित ने ये कर दिया। आपने मेरा नाम मेंशन कैसे किया चार्जशीट में? तो जवाब नहीं दे पाई माननीय न्यायाधीश। फिर उन्होंने झूठ का सहारा लिया। माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने बोले कि अमित का आपराधिक इतिहास है। तो माननीय न्यायाधीश महोदय बोले कि यदि इनका आपराधिक इतिहास है, आपके पुलिस विभाग का केस है, आपने मेंशन क्यों नहीं किया इसमें? आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की? इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपने मेंशन नहीं की इसमें। हिंदुस्तान के किसी भी थाने में आप मेरे क्रिमिनल हिस्ट्री की बात कर रहे, मेरे खिलाफ शांति भंग का मुकदमा दर्ज नहीं है।
ये सारी चीज़ें मैंने बताई। 19 सितंबर 2023 को सारी बहस पूरी हो जाती है। अब बस फैसले का इंतजार था। जज साहब 27 सितंबर 2023 की तारीख फैसले के ऐलान के लिए चुनते हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद से अमित फिर कभी अपने गांव नहीं गया था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने माथे पर लगे इस दाग को धो नहीं देता, गांव में कदम नहीं रखेगा। फैसले से एक दिन पहले 26 सितंबर 2023 को अमित के पिता ने उससे कहा कि एक बार गांव आकर अपनी मां से मिल लो, क्योंकि अगर फैसला हक में ना आया तो तुम दोबारा कभी गांव नहीं आओगे। मेरे पिता का फ़ोन आया गांव से कि अपनी माताजी से मिलने आ जाओ। गांव के लोगों ने इतना मेरे पिता को डरा दिया कि कल फैसला आएगा और परेशान मत होना, अपने मन को मजबूत रखना, जैसे कोई हादसा होने वाला हो, ऐसे बोलते हैं। मेरे पिता रोते हुए फ़ोन करके अपनी माताजी से मिल जाओ तुम, और मैं तो तुमसे मिलने जेल भी आ जाऊंगा। उन्होंने उम्मीद तोड़ दी लोगों की बात सुनकर। अब फैसले का दिन आ चुका था, 27 सितंबर 2023। ये तारीख अमित की जिंदगी या तो संवारने वाली थी या हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ने वाली। तय वक्त पर अमित अदालत पहुंच चुका था। उसके सामने अजीब हालात थे। वो इस मुकदमे का वकील भी था और इसी मुकदमे का आरोपी भी। इस एक दिन में उसे दोनों रोल प्ले करना था। जब क्लोजिंग रिमार्क की बारी आई तो कोट पहनकर उसने अपनी बात रखी, और जब सजा सुनाने की बारी आई तब कोट उतारकर सिर्फ शर्ट और पैंट में वो बाकी आरोपियों के साथ कटघरे में जा खड़ा हुआ। उस दिन पहला दिन ऐसा था जब मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था, और दिन मैं ऐसे जाता था, तो उस दिन मैं वाइट पैंट शर्ट में गया था। अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया, वो एक फैसला जिसे सुनने के लिए अमित पिछले 12 साल से इंतजार कर रहा था। अदालत ने अमित को एक पुलिस वाले के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी कर दिया। इस एक फैसले के बाद न जाने कितनी ही देर तक अमित उसी अदालत में खड़ा रोता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। बोलना शुरू हुआ, एक एक लफ्ज ऐसे सुने, कानों में यकीन नहीं हुआ। कहा कि ये अभियोजन पक्ष अमित के खिलाफ कोई भी एक सिंगल सबूत भी अदालत में के समक्ष उपस्थित नहीं कर पा। यह अदालत अमित चौधरी को बाइज्जत बरी करती है तथा एक को उसमें दोषी माना गया, बाकी अन्य सभी को बरी करती है। तो ऐसा लगा था, जब आप लंबे समय तक दुख में रहते हो और आपको खुशी मिले तो ऐसा लगता है वो यकीन नहीं हुआ। 2-3 दिन तक तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ, जैसे लगा कि बहुत भार कम हुआ हो। और इस तरह अमित ये जंग जीत जाता है। न सिर्फ कानूनी जंग बल्कि खुद की जिंदगी का भी जंग। अब वो सर उठाकर अपने गांव जा सकता था। गुड न्यूज टुडे। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।